गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मैडम शर्मा, साइन एवी लर्निंग एवी फाउंडेशन। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया आज यहाँ पे कुछ सुनने का और कुछ चर्चा करने का। मुझे याद है लगभग 2 साल पहले एक उत्तराखंड सरकार ने प्रवासी सम्मेलन किया था। हमारे बीच में नौटियाल जी बैठे हुए हैं, उन्होंने उसकी शुरुआत कराई थी और कोऑर्डिनेट किया था। कई ऐसे प्रवासियों को उन्होंने, मैं तो स्टार कहूँगा, कई स्टार उन्होंने आइडेंटिफाई किए। उनमें से एक स्टार आज हमारे बीच में है मैडम शर्मा, तो बहुत बहुत तालियाँ उनके लिए। तो उस वक्त हम जब 2 साल पहले इस प्रवासी सम्मेलन में चर्चा कर रहे थे तभी मैडम से रूबरू हुए थे और उस वक्त कई लोग अपने अपने विचार लेके आए थे। मैडम का एक्साइटमेंट, मैडम का जो सपना, जो मैडम की बात उस दिन लग रही थी, तो वाकई बहुत बहुत धन्यवाद मैडम कि आप राज्य में आई और आपने ये एक बीड़ा उठाया जो निश्चित रूप से जो आज आपका आज टॉपिक भी जो रखा गया है एनईपी के नज़रिए से, ये इंक्लूसिवनेस की बात हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल साकार होगी और पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भी इसका डंका बजेगा, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। तो जहाँ तक हम आज जो टॉपिक है इंक्लूसिव एजुकेशन अलाइन विथ एनईपी है, मैं सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे यहाँ पर हैं, डायरेक्टर हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा कि हमने एनईपी का जो साक्षरता जो हमें करनी थी, हम लोग 100% लिटरेट एनईपी के अंतर्गत हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस राज्य के लिए है, इसके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट जो उसके मानक हैं, तो ये छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र है हमारा पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट। जहाँ तक एनईपी का सवाल है और इंक्लूसिवनेस की बात है, तो अगर आप देखेंगे, आप में से सभी लोगों ने एनईपी को देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा, तो राज्य ने एनईपी में कुछ आगे कदम बढ़ाए हैं और मैं तो कहूँगा कि काफ़ी कुछ कदम, जिसके लिए आप मैडम ने जो यहाँ पे सेमिनार रखा है, पर्टिकुलरली जो चाइल्ड एजुकेशन है, जो हम अर्ली चाइल्ड एजुकेशन की बात कहते हैं, जहाँ हम बाल वाटिकाओं की बात करते हैं, वो एक बहुत बड़ा कदम उत्तराखंड राज्य ने एनईपी में उठाया है। पहला राज्य मेरे ख्याल से ये है मैडम पूरे देश का जिसने बाल वाटिका की शुरुआत करी थी सबसे पहले। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और भी कई तरीके के जो इंटरवेंशंस हैं और कई रिफॉर्म्स जो हैं वो एनईपी के अंतर्गत राज्य कर रहा है। जहाँ तक सवाल है, कई तरीके के जो हैं वो रिफॉर्म्स और कई तरीके के इंटरवेंशन सरकार ने किए हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किए हैं। और एनईपी को लागू करने के लिए विशेष रूप से जो इंक्लूसिवनेस की हम बात करते हैं, हम लोग आप सब जानते हैं वर्तमान में सतत विकास लक्ष्य एसडीजीज भी चल रहे हैं और हम लोग एज ए प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से, एज ए पॉलिसी के नज़रिए से हम इन विकास लक्ष्यों को बड़ा मॉनिटर करते हैं और कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इनमें और क्या इंटरवेंशंस हों, किस तरीके से इन लक्ष्यों को अच्छे से जो है एक मॉडल हम अक्सर बात करते हैं, C3N मॉडल की बात करते हैं, 3 बार C और 1 N, कन्वर्जेंस की बात करते हैं, कोलैबोरेशन की बात करते हैं, कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन की बात करते हैं और नेटवर्किंग की बात करते हैं। जब हम नेटवर्किंग की बात करते हैं तो हम इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरीके के फाउंडेशंस, चाहे वो CSR हो, चाहे वो सिविल सोसाइटीज़ हो, चाहे वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, इन सब को लेकर के साथ बढ़ते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये एक शुरुआत हमारे राज्य ने हमने पॉलिसी प्लानिंग में इसको एक शुरू करने की बात कही है और मैं फिर से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। विशेष रूप से हम नौटियाल जी यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक जो शुरुआत की थी उसमें इस तरीके के लोगों को आगे लाए और वो निश्चित रूप से हमारे इस पूरे कार्यक्रम को आगे जो एनईपी का जो पूरा प्रोग्राम आगे चलेगा, जिसमें हम लोग 5+3+3+4 की जिसमें परिकल्पना की गई है, जिसमें अफोर्डेबल एजुकेशन, इंक्लूसिवनेस की बात कही गई है, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कही गई है और फ्यूचर रेडी एजुकेशन की बात कही गई है। फ्यूचर रेडी कैसे हम आगे स्किल बेस्ड कैसे बनाएं, ये तमाम तरीके के इंटरवेंशन राज्य सरकार ने किए हैं। विभिन्न मंचों पर हम जब इस बातों को देखते हैं, चर्चाएँ करते हैं, नॉट ओनली प्राइमरी एजुकेशन में भी अगर हमने उसकी बात कही है तो साथ ही साथ सेकेंडरी में भी बात करी है और हायर एजुकेशन में भी। अगर आपको ध्यान होगा, एक शुरुआत राज्य सरकार ने जो की है वो देवभूमि उद्यमता योजना एक चलाई है।
मैं थोड़ा सा इंक्लूसिवनेस से अलग से बात कर रहा हूँ। इंक्लूसिवनेस में बस अगले मेरे को भी कम समय शायद बहुत कम है, 1 आध मिनट में मैं उस पर भी बात करूँगा। तो देवभूमि उद्यमता योजना एक ऐसी योजना है जिसमें हम शुरुआती तौर से ही बच्चों को, जब वो स्कूल में कॉलेज में जब पढ़ रहे हैं, स्कूल में तो वोकेशनल एजुकेशन की बात आपने करी है, तो उसी वक्त से वो एक उद्यमता का एक इकोसिस्टम डेवलप करने की बात राज्य सरकार यहाँ पे सोच रही है, बात कर रही है। तो उसमें कई तरीके के बच्चे जो हायर एजुकेशन में हैं वो इस एंटरप्रेन्योरशिप को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो जनरली हम लोग देखते हैं, अगर हम स्किल की बात करते हैं तो सामान्य तो हम नौकरी ढूंढने की बात करते हैं। तो इस तरीके के जो इंटरवेंशंस किए गए हैं, इस पूरे इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात इसमें जोड़ने की बात कही जा रही है, उद्यमता की बात कही जा रही है। तो इसी इंक्लूसिवनेस में अगर हम देखते हैं तो चाहे वो हमारे ऑटिज़म से रिलेटेड बच्चे हों, चाहे वो हमारे वल्नरेबल ग्रुप के बच्चे हों, चाहे वो हमारे ऐसे बच्चे हों जो डिप्राइव्ड हैं, तो ये तमाम बच्चों को लेकर के एक मोटा मोटा आंकड़ा मैडम ज़्यादा अच्छा बताएंगी, लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच, मुझे बहुत एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, एक एस्टिमेट निकाला है, वो करीब उत्तराखंड में ऑटिज़म से ग्रसित बच्चे हैं, से रिलेटेड बच्चे हैं। तो 25 से 30 हज़ार बच्चे, तो उन बच्चों को भी स्ट्रीमलाइन करना इस NEP के प्रोग्राम में अगर हम देखते हैं, ऑलरेडी जो एक्ट बोलता है हमारा, उसमें भी हम लोग इसको जोड़ते हुए इस काम को करने की बात कही गई है। शायद इस तरीके के इंटरवेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट ने लिए होंगे, परंतु जो मैं C3N मॉडल की बात कह रहा हूँ, जिसमें मैं कन्वर्जेंस और नेटवर्किंग की बात कह रहा हूँ, तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सरकार तो एक पॉलिसी मेकिंग की बात करती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो रोल होता है वो आम लोगों का, ऐसी फाउंडेशंस का, ऐसे सिविल सोसाइटीज़ का, ऐसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। वो बहुत साहस और बहुत बल देता है पूरे सरकारी सिस्टम को, जब हम इस C3N मॉडल टाइप की चीज़ों को आगे बढ़ाने में वो बहुत बल देता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके के जो कार्यक्रम हैं जिसमें हम इंक्लूसिवनेस की बात कह रहे हैं, जो हम ज़्यादातर डिप्राइव्ड ग्रुप के बच्चों को इसमें जोड़ने की जो इस मेन स्ट्रीमिंग की बात कही गई है, कई तरीके के इंटरवेंशन एजुकेशन डिपार्टमेंट में ने किए हैं, जिसके बारे में वंदना मैडम संभवतः आगे बताएगी। और भी कई जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो फाउंडेशन लर्निंग की बात हो, चाहे वो मातृभाषा में कम से कम कक्षा 5 तक जो लोकल लैंग्वेज, क्योंकि हम सब जानते हैं बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, जो हमारी मातृभाषा होती है, हमें उसके लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता, अलग से सोचना नहीं पड़ता, वो हमारे फ्लो में आता है, हमारी बातचीत में आता है, हमारी चर्चाओं में आता है। तो ये जो एक इंटरवेंशन शुरू किया गया है, जो बात कही गई है कि हमारे कोर्स करिकुलम जो इस तरीके के हों जिसमें हम मातृभाषा में उन चीज़ों को समझा सकें, समझ सकें, फंक्शनल लिटरेसी की बात इसमें कही गई है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर इस NEP के अंतर्गत कवर करने की बात कही है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण जो बिंदु मुझे समझ में आता है, जिसकी आजकल हम सभी चर्चा करते हैं, चाहे वो डिजिटल लर्निंग की बात हो, ICT की बात हो, ऑनलाइन एजुकेशन की बात है, ये एक बड़ा मुद्दा है। ऑनलाइन एजुकेशन का अगर आप देखते होंगे, आजकल ओपन स्कूलिंग चल गई हैं, अभी आप देखते होंगे आपका NIUS जो है वो ओपन स्कूल, हमारी ओपन यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। कई बच्चे मैटर्स, अगर आप देखेंगे मटेरियल जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, बहुत अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशंस और YouTube और डिफरेंट माध्यम से हमें मटेरियल मिलते हैं। तो ये हमारी जो ओपन स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन है, ओपन स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा फ़ायदेमंद हो रहा है। एक बार किसी ने मेरे से पूछा था कि हमारे यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी बनी है, तो कितने ऐसे बच्चे होंगे जो ऑलरेडी हमारे सरकारी जॉब में या एंटरप्रेन्योरशिप में इसमें आते हैं। मैं अपना ही एक एग्जांपल बताता हूँ, अपने डिपार्टमेंट का एक एग्जांपल बताता हूँ। पिछले साल 3 बच्चे हमारे अच्छी पोजीशन में क्लास 2 ऑफिसर्स के रूप में केवल ओपन स्कूल से पढ़ाई करने के बाद यहाँ उनका सिलेक्शन हुआ है। तो इट इज़ ए बिग अचीवमेंट। तो एक सरकारी सिस्टम के अंदर हम ओपन स्कूलिंग को, कई बार लोग सोचते हैं कि साहब स्कूल नहीं जा रहा, ओपन स्कूल है, ऐसे ही होगा, परंतु इसकी अपनी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ 3 बच्चों का, जो पिछले 3 साल 4 साल पहले जो हमारे यहाँ सिलेक्शन हुआ था, उसमें केवल ओपन स्कूल के बच्चे थे। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट। ऐसे कई एग्जांपल्स हमारे पास एजुकेशन डिपार्टमेंट में मिलेंगे। कुछ हम लोगों ने एक बार लगभग 5-7 साल पहले एक पायलट करने की कोशिश करी, जब हम ये देखना चाह रहे थे कि किस तरीके से स्कूलों को, जो प्राइमरी स्कूल में हमारे यहाँ एक बड़ा चैलेंज है सरकारी सिस्टम में, वर्तमान में जो लगता है कि स्कूलों से बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल में जाना कोई ख़राब है या गलत है, वो अच्छी बात है, जहाँ पर जिस तरीके की व्यवस्था है अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं तो ज़रूर जाना चाहिए। परंतु सरकारी सिस्टम के अंदर कुछ इंटरवेंशंस जो पिछले सालों में किए गए, मुझे अभी याद है करीब 5-7 साल पहले हम लोगों ने एक
इनोवेशन फंड एक हुआ करता था, हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से उस फंड का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते थे, तो उसमें कुछ इनोवेशन करना था। तो करीब 7-8 साल पहले किसी प्राइमरी स्कूल के अंदर एक स्मार्ट क्लास को लाना एक इनोवेशन था, वो भी सरकारी स्कूल के किसी प्राइमरी स्कूल में एक इनोवेशन था। तो ये कहीं से एक आइडिया आया, वो आइडिया भी आप जैसे लोगों में से किसी एक बच्चे ने दिया, एक लड़के ने दिया, जो कहना चाहता था कि साहब उसका एक स्कूल है, वो स्कूल में उसका प्राइवेट स्कूल है, उसने प्राइवेट स्कूल चला रहा है, परंतु वो चाहता है कि सरकारी सिस्टम में भी हम क्या मदद कर सकते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। जब हमने उसके सिस्टम को देखा था तो उसके यहाँ स्मार्ट क्लास उसने अपने प्राइवेट स्कूल में लगाई थी। हमारे दिमाग में ये आया कि क्यों ना इसी की शुरुआत करें। नो डाउट अभी हमारे पास इंटर कॉलेजेस वगैरह में काफ़ी स्मार्ट क्लासेस चलती है और स्कूलों में भी चल रही होंगी, लेकिन आज से 7-8 साल पहले वो प्राइमरी स्कूल में हम कल्पना नहीं कर पा रहे थे। तो उसके रिजल्ट हमने देखे, हमने केवल 5 स्कूल लिए थे और वो इतने सक्सेसफुल हुए कि उन स्कूलों से जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में गए थे, जनरली गांव देहात के आसपास में जो कस्बे बसे हुए हैं वहाँ कुछ लोगों ने अपने स्कूल खोले हुए हैं, छोटे छोटे स्कूल खोले हुए हैं, जिसमें अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई की जाती है, एक टाई वाई पहना दी जाती है, 200-300 रुपये की फ़ीस भी उसमें होती है। प्राइमरी स्कूल में कोई फ़ीस नहीं है। तो जो बच्चे, माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छी अंग्रेजी बोलेगा, टाई पहन करके जा रहा है, अच्छा सूट पहन करके जा रहा है, यूनिफॉर्म पहन के जा रहा है, तो उनमें एक फीलिंग आती है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ने जा रहा है। लेकिन जब इस पायलट को हमने किया तो पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। तो वो बच्चे शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनके 300 रुपये 400 रुपये लग रहे थे, वापस इसमें आए और इसी स्मार्ट क्लास को, तो इसका मैं जस्ट इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आईसीटी और ऑनलाइन लर्निंग और इस तरीके के जो इंटरवेंशंस होते हैं, डिजिटल लर्निंग, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा ही इनका महत्व है। और हमने उस 5 स्कूल से करते करते 87 स्कूल में हमने उस पूरे प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया। उसी के बेसिस पे कई तरीके के इंटरवेंशंस वर्तमान में चल रहे हैं, कई चीज़ें चल रही हैं जिस पर मैं बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, परंतु इतना ज़रूर बताऊँगा कि वर्तमान में, हालांकि मैडम इसको कवर करेंगी, बहुत अलग अलग इंटरवेंशन, स्पेशली कई बार क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि साहब स्कूल बहुत ज़्यादा हैं और बच्चे बहुत कम हैं, टीचर ज़्यादा हो गए हैं। ऐसा भी होता है, क्रिटिसाइज़ भी होता है और हम देखते भी हैं। मैं खुद एक सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, हमारे में से कई लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो सरकारी स्कूलों से पढ़े होंगे, और उस टाइम के स्कूल में जो व्यवस्थाएँ थी, ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज भी वो व्यवस्थाएँ हैं, आज भी वो लैब हैं। मेरा बच्चा एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, जब मैंने उससे 10th क्लास में था, पूछा वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में, तो वो टॉपर था उस स्कूल का। ही डजंट नो अबाउट द प्रैक्टिकलिटी ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, वो उसकी बात नहीं थी। जबकि मैं जब पढ़ता था उस टाइम पे हमें सब कुछ पता था कि वर्नियर कैलिपर से कैसे नापना है, स्क्रू गेज से कैसे करना है, 5-4 सॉल्ट हमें दिए जाते थे, उसके बेस पे हम उसको निकालते थे। तमाम ये मुद्दे जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए इसलिए बता रहा हूँ कि इस सिस्टम के अंतर्गत ये सभी व्यवस्थाएं हैं जो एनईपी के अंतर्गत कवर करने के लिए डिफरेंट तरीके का, जैसे मैंने बताया, इंक्लूसिवनेस की बात कही, एफोर्डेबल एजुकेशन की बात कही, साथ ही साथ फ्यूचर रेडी एजुकेशन की बात कही, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात कही। ये तमाम मुद्दे इसके अंतर्गत हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूसिवनेस, जिसमें हम ये सभी ऑटिज्म से रिलेटेड बच्चे हो गए और जितने भी हमारे ऐसे वल्नरेबल ग्रुप के बच्चे हैं, उन तमाम बच्चों को लेने की बात इसमें कही गई है। मैं अधिक समय ना लेकर के आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। और हम चूँकि पॉलिसी प्लानिंग के अंतर्गत इस तरीके के इंटरवेंशन करते रहते हैं और कई तरीके के स्टार्टअप वर्तमान में भी आ रहे हैं, जिस किसी को इस एजुकेशन सिस्टम में, अभी कल ही मैं फिर से थोड़ा 1 मिनट और लेना चाहूँगा, कल ही जब आप देख रहे थे कि एक प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ है, तो पहली बार एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आई है, तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो इस तरीके के लोग अगर आते हैं, इस पूरे सिस्टम का पार्ट बनते हैं, तो उन सबका स्वागत है। आप आइए, मिलिए, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाइए, क्योंकि ये इंक्लूसिवनेस है, इसमें सभी लोग जुड़े हुए हैं। ये केवल और केवल एकला चलो नहीं है, ये सभी लोग मिलकर के अगर हम इस काम को करेंगे तो C3N मॉडल की जो हम कल्पना कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने काम भी शुरू किया है, निश्चित रूप से हम उसमें सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।